Assalamu alaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. This is going to be lecture number 7 in the series on computer awareness. आज की वीडियो में हम Microsoft PowerPoint और Access के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट दो पार्ट्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में भी लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो जो सॉफ्टवेयर मैं भी यूज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या फिर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को स्लाइड शो के थ्रू डिस्प्ले कर पाते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इंफॉर्मेशन है, लाइक ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, और ये इंफॉर्मेशन जो है मैं आप तक स्लाइड शो के थ्रू पहुंचा रहा हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्लाइड शो के थ्रू प्रेजेंट कर पाते हो। अब जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके तीन मेजर फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज, उसमें एक एडिटर होता है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो या फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी तो मैंने ये टेक्स्ट इसमें लिखा था और फिर इसको फॉर्मेट किया था। फॉर्मेट लाइक ये वाला टेक्स्ट मैंने छोटा रखा था, ऊपर वाला टेक्स्ट जो है इसका फॉन्ट डिफरेंट रखा था, इसका साइज बड़ा रखा था, तो इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज टेक्स्ट एडिटिंग। सेकंड फंक्शन इज इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक इमेजेस। अब मैं इमेजेस भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इमेज मैंने इसमें डाली है या फिर ये इमेज मैंने इसमें डाली है, तो मैं डिफरेंट इमेजेस अपनी प्रेजेंटेशन में डाल सकता हूँ। इसके अलावा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में एक स्लाइड शो सिस्टम होता है। स्लाइड शो सिस्टम मतलब जिसके थ्रू मैं एक स्लाइड शो प्रेजेंट कर पाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, मैं स्लाइड्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी ये स्लाइड शो ही चल रहा है। तो हर एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में एक स्लाइड शो होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको दो डेवलपर्स ने बनाया था, रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम नहीं करते थे, बल्कि ये एक दूसरी कंपनी जिसका नाम फोर थॉट था उसमें काम करते थे, और इन्होंने पावर पॉइंट बनाया था। इन्होंने 20 अप्रैल 1987 को इसको रिलीज किया था मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए, लेकिन फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको $14 मिलियन में खरीदा, एक्वायर किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ 1989 में मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए और 1990 में विंडोज कंप्यूटर्स के लिए रिलीज किया। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए दो मेथड्स देखे थे, वैसे यहाँ पे दो मेथड्स है। फर्स्ट इज, अगर हम रन एप्लीकेशन का यूज करें तो वहां पे आपको पावर PNT लिखना पड़ता है। जैसे वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमें विनवर्ड लिखना पड़ता था, ऐसे ही यहाँ पे पावर PNT लिखना पड़ता है रन एप्लीकेशन में, और ओके प्रेस करके ये स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप स्टार्ट बटन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके इसको ढूंढ सकते हो। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हो तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आती है जिसका नाम प्रेजेंटेशन 1.ppt होता है या फिर PPTX होता है। यहाँ पे भी सेम है, PPT 2007 ऑफिस से पहले जो आते थे उनमें डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता था, और बाद में जो इसके वर्जन आए उनमें डिफॉल्ट एक्सटेंशन .pptx होता था। तो यहाँ पे भी दो मेथड्स है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जब आप स्टार्ट करते हो पावर पॉइंट तो आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो या फिर डिफरेंट टेम्पलेट्स वहीं से दिए हुए हैं, इनमें से कोई चूज करके आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे और जो ऑलरेडी आपने यूज की होंगी रिसेंट वो आ जाएंगी, और ऐसे ही यहाँ पे आपके सामने होम, न्यू और ओपन के तीन ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जैसे हमने एक्सेल और वर्ड में पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो को देखेंगे, यहाँ पे मैंने स्लाइड शो को क्लोज किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम ऊपर एक टाइटल बार होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स होते हैं, यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, और नीचे आपको मेन्यू बार दिखेगा और ये रिबन दिखेगी। तो ये सारी चीजें सेम है। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दो सेक्शंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। इस वाली साइड को हम कहते हैं स्लाइड पेन और इस वाली साइड को हम कहते हैं स्लाइड। तो ये स्लाइड मेन स्लाइड है। आप इस वाले एरिया में देख सकते हो, ये वाला एरिया जो है, ये पूरा जो आप देख रहे हो इस साइड राइट साइड में, ये पूरा एरिया ये स्लाइड है। जैसे ये चेंज हो रही है स्लाइड, और लेफ्ट साइड में ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं स्लाइड पेन। तो स्लाइड पेन में थंबनेल्स होते हैं। जितनी भी स्लाइड्स इसमें हैं उनकी एक छोटी इमेज यहाँ पे दिखती है जिसको हम कहते हैं स्लाइड थंबनेल। थंबनेल छोटी इमेज को कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जिस स्लाइड पे मैं हूँ वो ये वाली है, और मुझे दूसरी पे जाना होगा तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो जो स्लाइड है वो चेंज हो गई। तो स्लाइड पेन एरिया में स्लाइड की थंबनेल दिखती है। यहाँ पे नीचे स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में दिखता है कि अभी आप फॉर एग्जांपल कौन सी स्लाइड पे हो। मैं 105 स्लाइड्स है टोटल,
और मैं ATS स्लाइड पे हूँ। यहाँ पे नीचे नोट्स ऑप्शन होता है। नोट अगर मैं चाहूंगा कि जब मुझे ये प्रेजेंट करना होगा तो अगर मैं कोई एडिशनल नोट यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ताकि वो बाद में मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको व्यू ऑप्शन दिखेगा। अभी जो व्यू है इसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। नॉर्मल व्यू में आपके सामने यहाँ पे एक स्लाइड होती है, लेफ्ट साइड में स्लाइड थंबनेल्स होते हैं। अगर हम और एक व्यू की बात करें तो वो स्लाइड सॉर्टर होता है। स्लाइड सॉर्टर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ऐसे मेरे पास थंबनेल्स आ गए। जो स्लाइड है वो क्लोज हो गई और बस स्लाइड की थंबनेल्स आ गई। अब स्लाइड सॉर्टर क्यों कहते हैं इस वाली व्यू को? फॉर एग्जांपल अगर ये वाली स्लाइड मुझे इसके बाद लानी होगी तो मैं इसको आसानी से यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैं स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकता हूँ इजीली इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक रीडिंग व्यू आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट आइकन्स यहाँ पे आते हैं। इनके थ्रू मैं लेफ्ट और राइट जा सकता हूँ। तो जैसे एक बुक में आप लेफ्ट और राइट जाते हो वैसे ही हम इसमें भी जा सकते हैं। तो मैं नॉर्मल व्यू पे वापस आता हूँ ऐसे, और लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा स्लाइड शो। तो स्लाइड शो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये स्लाइड शो ओपन हो जाती है। तो ये सारे डिफरेंट आइकन्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो में। अब पावर पॉइंट व्यूज हैं, तो पावर पॉइंट व्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करेंगे व्यू पे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट व्यूज दिखेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू यही व्यू होता है, स्लाइड होती है मेन एरिया में और लेफ्ट साइड में आपको उनके थंबनेल्स, स्लाइड्स के थंबनेल्स दिखते हैं, तो इसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। इसके बाद आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो थंबनेल वाला एरिया था उसमें मुझे पूरा टेक्स्ट दिख रहा है। अब इस वाली स्लाइड में जो टेक्स्ट है वो मुझे इस साइड दिख रहा है, तो इसकी एक आउटलाइन आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रही है। ऐसे ही नेक्स्ट वाली स्लाइड जो है उसकी भी मुझे ये दिख रही है। तो अब इसका यूज क्या होता है कि आप देख सकते हो जितना भी टेक्स्ट मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अभी है वो सारा मुझे इस वाले एरिया में दिख रहा है, आउटलाइन व्यू में दिख रहा है। तो अब अगर मेरा टेक्स्ट है कहीं पे, फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है, तो मैं उसको कॉपी कर सकता हूं और यहाँ पे मैं इस वाले एरिया में यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि मैं आसानी से पीपीटी बना सकता हूं। तो आउटलाइन व्यू का यही यूज होता है कि मैं कॉपी कर सकता हूं टेक्स्ट किसी वर्ड फाइल से और यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। स्लाइड सॉर्टर ऑलरेडी मैंने बताया कि स्लाइड्स को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है और इसमें सिर्फ आपको थंबनेल्स दिखती हैं। नोट्स पेज में क्या होता है कि आपको एक तो स्लाइड दिखेगी और नीचे नोट्स दिखेंगे। तो आपको बस दो चीजें दिखती हैं, स्लाइड दिखती है और जो नोट्स मैंने ऐड किए होंगे वो दिखेंगे। बाकी जो लेफ्ट साइड में थंबनेल्स थे वो नहीं दिखेंगे। रीडिंग व्यू ये ऑलरेडी मैंने बताया, आपके सामने ऐसे रीडिंग व्यू दिखेगा जहां पे आप पेजेस जैसे लगेगा आपको कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप पेजेस को फ्लिप कर सकते हो यूजिंग दीज टू बटन्स जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके अलावा इनको हम प्रेजेंटेशन व्यूज कहते हैं। इसके अलावा मास्टर व्यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मास्टर व्यूज है, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। मास्टर व्यूज क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लाइड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मास्टर स्लाइड्स। तो मास्टर स्लाइड यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो मेरे सामने बहुत सारी स्लाइड्स खुल गई। तो यहाँ पे जो स्लाइड मेरे सामने खुल गई इसका मैं कुछ फॉर्मेट कर सकता हूँ। लाइक ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो ऐसे दिखेगा, उसके बाद जो टेक्स्ट होगा वो ऐसे दिखेगा। तो इस स्लाइड को मैं फॉर्मेट करूंगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस मास्टर स्लाइड को मैं इंसर्ट कर सकता हूं दूसरी स्लाइड्स पे। तो जो फॉर्मेटिंग मैंने यहां पे की होगी, जो टेक्स्ट का फॉन्ट मैंने यूज किया होगा, वो सारी उन स्लाइड्स में आ जाएगा। तो मास्टर स्लाइड का यूज यही होता है, हम बाकी सारी स्लाइड्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद हैंडआउट मास्टर है। तो हैंडआउट मास्टर, इससे हमें यह पता चलता है कि जब हमारी प्रेजेंटेशन तैयार होगी तो जब उसका हम प्रिंटेड हैंडआउट निकालेंगे तो वो कैसा दिखेगा। ऐसे ही नोट्स मास्टर है। तो इससे हमें ये दिखता है कि जब हम हैंडआउट निकालेंगे विद नोट्स तब वो कैसा दिखेगा। तो ये सारे व्यूज आपको याद रखने हैं। प्रेजेंटेशन व्यूज में 5 है और मास्टर व्यूज में 3 है। तो ये आपको याद रखने हैं और इनमें क्या क्या दिखता है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट कीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड द डिस्क्रिप्शंस। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बहुत सारी शॉर्टकट कीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ी वही है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में हमने पढ़ी वही है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, लाइक कंट्रोल+M। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो कंट्रोल+M से इंडेंट होता था, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल+M से एक नई स्लाइड इंसर्ट होती है। ऐसे ही कंट्रोल+T वहां पे हैंगिंग इंडेंट के लिए था, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल+T से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पे S है। अगर आप S दबाते हो तो अगर स्लाइड शो चल रहा होगा वो रुकता है, वो स्टॉप होता है, और अगर आप फिर से S दबाओगे तो वो स्लाइड शो फिर से स्टार्ट होगा। F1 इससे हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये कॉमन है सब में, कहीं पे भी आप F1 दबाओगे किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में, वहां पे हेल्प डायलॉग बॉक्स खुलेगा। F5 इससे आप स्लाइड शो व्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे F5 दबाऊंगा तो यहाँ पे स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एस्केप। एस्केप से क्या होता है
कि ये स्लाइड शो जो है वो एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी स्लाइड शो चल रहा होगा, मैं अगर एस्केप दबाऊंगा तो मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगी, अभी जो जिस मोड में ये है। नेक्स्ट इज एंड। एंड से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एंड दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो कर्सर है वो लाइन के एंड में आ गया। होम से बिगिनिंग ऑफ द लाइन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो आप देख सकते हो मैं होम दबाता हूँ तो ये लाइन के बिगिनिंग में आ गया। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस होम। फॉर एग्जांपल अगर अभी यहाँ पे कर्सर है और मैं कंट्रोल प्लस होम दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये बिगिनिंग में पहुंच गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये वाला एरिया दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है। जिस टेक्स्ट बॉक्स में अभी मैं होऊंगा या कर्सर जहां पे होगा उसी टेक्स्ट बॉक्स के बिगिनिंग में पहुंच जाएगा। कंट्रोल प्लस एंड, इसमें अगर मैं कंट्रोल प्लस एंड दबाता हूं तो आप देख सकते हो कि ये लास्ट में पहुंच गया, इस टेक्स्ट बॉक्स के एंड में पहुंच गया। नेक्स्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम अगर मैं दबाता हूं तो आप देख सकते हो कि कर्सर से लेके जहां पे कर्सर था वहां से लेके स्टार्टिंग तक जो भी टेक्स्ट था वो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड है। इससे अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड दबाता हूं तो जहां पे कर्सर था वहां से लेके एंड तक सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड शिफ्ट प्लस क्लिकिंग ईच स्लाइड। इसका ये मतलब है फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे क्लिक किया और कंट्रोल दबाया, फिर अगर मैंने ये वाली सेलेक्ट की तो ये वाली सेलेक्ट हो गई और जो मैंने दूसरी सेलेक्ट की बस वो दो सेलेक्ट हो गई। तो कंट्रोल प्लस क्लिक करने से स्लाइड्स सेलेक्ट होती है, लेकिन जो जो स्लाइड मैं सेलेक्ट करता हूं बस वही सेलेक्ट होती है। अब मैं अगर इस वाली को सेलेक्ट करता हूं और शिफ्ट दबाता हूं और इस वाली स्लाइड पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो ये बीच में जो दो स्लाइड थी वो भी सिलेक्ट हो गई। तो शिफ्ट प्लस स्लाइड पे क्लिक करने से सारी स्लाइड सिलेक्ट हो जाती हैं। तो शिफ्ट से आप मल्टीपल स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड। तो यही सब शॉर्टकट कीज है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक आपको स्लाइड शो को स्टार्ट कैसे करते हैं ये याद रखना है। F5 से हम स्टार्ट करते हैं या फिर एंड S से कर सकते हैं, या फिर आपको याद रखना है इसमें लाइक स्लाइड्स को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट से हम स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही सारी इसमें इंपॉर्टेंट है, या फिर M कंट्रोल प्लस M से आप नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनमें आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब आप डेटाबेस में डेटा डाल सकते हो, उसमें डिलीट कर सकते हो। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डेटाबेसेस को मैनेज कर पाए या फिर डेटाबेस में डिलीट कर पाए, डेटा को उसमें इंसर्ट कर पाए, उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस आपने सुना होगा, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि लॉजिकली रिलेटेड होता है। इसका यह मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल का एक डेटाबेस है, उसमें स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा है, तो वो उसमें जो डेटा है उस की एक रिलेशनशिप है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, या फिर वो सिमिलर डेटा होता है, क्योंकि वो डेटा जो है फॉर एग्जांपल डेटाबेस में स्टोर है, स्टूडेंट्स का एड्रेस क्या है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट्स की फी कितनी पेंडिंग है, तो ये सारा डेटा जो है ये लॉजिकली रिलेटेड होता है। तो अब डेटाबेस सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है ताकि बाद में हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक एप्लीकेशन है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन ही है जिसमें आप डेटाबेस को बना सकते हो, उनको मैनिपुलेट कर सकते हो। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटा को स्टोर करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस इंजन है, उसी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उन्होंने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज बेस्ड ऑन एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन। अब इसमें आप डेटा या कहीं से इंपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक किसी और एप्लीकेशन में या फिर कहीं किसी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा होगा, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। कहां पे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में। अब ये आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं जिसमें डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। यहां पे आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहला वर्जन रिलीज किया था इसका, वो नवंबर 13, 1992 को किया था। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सेम दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज रन एप्लीकेशन का यूज करके, यहां पे आपको एमएस एक्सेस लिखना पड़ता है और ओके पे क्लिक करना पड़ता है, और दूसरा है आप स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स में इसको जाके ओपन कर सकते हो। अब यहां पे जो डेटाबेस आपका खुलता है बाय डिफॉल्ट उसका नाम डेटाबेस 1.accdb होता है। इसका मतलब है एक्सेस, डीबी का मतलब है डेटाबेस, तो accdb का मतलब एक्सेस डेटाबेस होता है। ये आपको याद रखना है, .accdb इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेसेस। अब यहां पे आप देख सकते हो जब कोई नई डेटाबेस मैं ओपन करता हूं तो ऐसा कुछ मेरे सामने खुलता है। यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस है और डिफरेंट ऑलरेडी वहां से कुछ टेम्पलेट्स आते हैं, लाइक एसेट ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट, कुछ
ऑलरेडी टेम्पलेट्स वहीं पे बने हुए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर हम बात करें तो जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स और फॉर्म्स। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करता हूं और यहां पे आप देख सकते हो मैंने एक डेटाबेस बनाया है। यहां पे आप डेटाबेस डायरेक्टली यहां पे क्लिक करके यहां पे न्यू पे जाके नया डेटाबेस या इस पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करके मैं एक नया डेटाबेस बना सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे ये बताएगा नाम क्या रखना है। मैं इसका डेटाबेस 3 रखता हूं और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने एक नया डेटाबेस खुल गया। अब डेटाबेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब है कि मुझे टेबल्स की में डेटा को स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबल 1 मुझे वहीं से दिखाएगा। तो ऑलरेडी मैंने डेटाबेस बनाया है, डेटाबेस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बनाया था जिसमें मैंने 2 टेबल्स बनाए। इन पे अगर मैं क्लिक करता हूं, इनको ओपन करता हूं, तो आप देख सकते हो ये दोनों ओपन हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हर एक स्टूडेंट की आईडी है, मतलब रोल नंबर है, उसका नाम है, पेरेंटेज है, एड्रेस है और इनकम है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेबल में 2 तरह की चीजें होती हैं। फर्स्ट इज टेबल में रोज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो है, इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। तो टेबल में रो को रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, सेकंड रिकॉर्ड हो गया, थर्ड रिकॉर्ड हो गया। तो हर एक स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्ड बनेगी। ऐसी कॉलम्स हैं। फर्स्ट इज आईडी, फर्स्ट कॉलम आईडी है, इसको हम फील्ड कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। तो आपको याद रखना है रो को रिकॉर्ड कहा जाता है और कॉलम को एट्रीब्यूट या फिर फील्ड कहते हैं। तो आईडी एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, पेरेंटेज एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है। तो ऐसे ही ये फील्ड्स हैं या फिर इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं और रोज को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसका रोल नंबर 4 है, इसका नाम जुनैद है। तो ऐसे ही मैं इसके फादर का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ और एक फील्ड में ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ये ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे ये पूछता है कि किस टाइप का डेटा या किस टाइप का फील्ड आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐड करना पड़ा यहाँ पे स्टूडेंट का लास्ट स्कूल क्या था या लास्ट स्कूल जहां से वो आया है वो कौन सा था, तो वो स्कूल जो होगा उसका नाम होगा, तो वो किस टाइप का डेटा होगा, वो टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट। इस वाले फील्ड का नाम मैं लास्ट स्कूल रख सकता हूँ। तो इसमें जो डेटा जाएगा वो टेक्स्ट होगा, तो इसको हम टेक्स्ट डेटा कहेंगे। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कोई और फील्ड, फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट ने कब ज्वाइन किया या एडमिशन कब किया, तो वो डेट होगा। तो यहां पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि ये वाली फील्ड जो होगी वो डेट होगी। तो डेट ऑफ एडमिशन जो फील्ड होगी उसमें जो डेटा होगा वो डेट की फॉर्म में होगा। ऐसे ही अब एक डेटाबेस जो होता है उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं। अब ये एक टेबल होगी इस डेटाबेस में। अब और एक टेबल फॉर एग्जांपल यहां पे है कि जिसका नाम मैंने रखा है स्टूडेंट फी टेबल, कि हर एक स्टूडेंट का कितना फी पेंडिंग अभी है। तो इस वाली टेबल में वो वाला डेटा मेरा है। तो अब आपको याद रखना है कि डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टेबल्स हैं। अब हर एक टेबल के अंदर डेटा होता है। तो टेबल के अंदर जो रोज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद टेबल्स के अलावा कुछ रिपोर्ट्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाहता हूं कि इसको मैंने सेलेक्ट किया इस बैलेंस को और यहां पे मैं सम निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सम पे क्लिक किया तो ये मुझे निकाल के देगा जो टोटल पेंडिंग बैलेंस अभी है वो है 1600 रुपीज़। तो रिपोर्ट्स क्या होती है, रिपोर्ट्स के थ्रू हम अपने डेटा से कुछ रिपोर्ट या फिर कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्स होती है। इसके अलावा जो कंपोनेंट होता है उसको हम फॉर्म कहते हैं। अब फॉर्म क्या होता है कि अब मुझे डेटाबेस में डेटा डालना है, तो डेटा डालने के लिए मैं फॉर्म्स यूज कर सकता हूँ। तो फॉर्म्स क्या होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं क्रिएट करता हूँ एक फॉर्म, तो आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट से लूंगा इन्फॉर्मेशन के लाइक तुम अपना रोल नंबर लिखो या अपना नाम लिखो, उसके बाद आगे क्या टेक्स्ट बॉक्स एक जाएगा, अपना एक नाम लिखेंगे। ऐसे ही मैं उनकी पेरेंटेज पूछूंगा, उसके लिए लेबल बनाऊंगा। तो जैसे हम फॉर्म बनाते हैं वैसे ही मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। तो फॉर्म का यूज क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर डेटा डालने के लिए मैं इस फॉर्म का यूज कर सकता हूं और जो डेटा इसमें डाला जाएगा वो डायरेक्टली उस टेबल में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म जो है ये एसोसिएटेड होता है किसी एक टेबल के साथ। ऐसे ही क्वेरीज होता है। क्वेरी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे अपने टेबल से कुछ डेटा निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये निकालना है कि हर एक उस स्टूडेंट का मुझे नाम चाहिए जिसकी बैलेंस
1000 से ज़्यादा है। तो ये क्वेरी होगी। तो क्वेरीज के थ्रू मैं अपने डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो डेटाबेस होती है, हर एक डेटाबेस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। ये 4 आपको याद रखने हैं। तो इनकी आपको समझ आ गई होगी, टेबल्स में क्या क्या होते हैं, रोज कॉलम्स उनको हम क्या कहते हैं, ऐसी क्वेरीज क्या होती हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं और रिपोर्ट्स क्या होती है और इनका काम क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ क्वेरीज पे आते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स की आप क्वेरीज लिख सकते हो। तो फर्स्ट इज सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी किस लिए यूज होती है? अगर आप चाहते हो कि जो टेबल्स आपकी डेटाबेस में उनमें जो डेटा है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी यूज होती है। उसके बाद पैरामीटर क्वेरी होती है। पैरामीटर क्वेरी ऐसी क्वेरीज होती है जिनमें कोई पैरामीटर आप देते हो, यूजर पैरामीटर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि उन सारे स्टूडेंट्स का मेरे सामने नाम आ जाए या फिर उनका डेटा आ जाए जिनकी बैलेंस 1000 से ज्यादा है, तो ये एक पैरामीटर क्वेरी होगी, क्योंकि इस टाइप की क्वेरी में पैरामीटर है जो कि यूजर देता है, लाइक 1000 के ऊपर बैलेंस होनी चाहिए। इसके बाद क्रॉस टैब है। तो क्रॉस टैब क्वेरी से जो वहां से डेटा आता है वो उसको अरेंज कर देता है एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि आपके सामने इजीली विजिबल होता है। इसके बाद एक्शन क्वेरी है। तो एक्शन क्वेरीज क्या होती है? अगर आप टेबल नया बनाते हो या फिर टेबल के अंदर चेंजेस कर देते हो, फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर एक नया फील्ड ऐड कर देते हो या फिर कोई फील्ड डिलीट कर देते हो, तो इस टाइप की क्वेरीज को हम एक्शन क्वेरीज कहते हैं। नेक्स्ट इज एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप क्वेरीज लिख सकते हो। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ही आप यूज नहीं कर सकते हो, डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी आप एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू डेटा रिट्रीव कर सकते हो। तो एसक्यूएल क्वेरी, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि लाइक डेटा को निकालने के लिए सिंटैक्स होता है, तो उसका यूज करके आप उन कीवर्ड्स, डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, उनका यूज करके आप डेटा को निकाल सकते हो। तो एसक्यूएल क्वेरीज ऐसी क्वेरीज होती है जिनमें एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू आप डेटा को रिट्रीव करते हो। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट इज होम। तो होम में यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस टेबल को देखता हूँ तो यहाँ पे व्यूज आता है। तो यहाँ पे व्यू आता है। यहाँ पे 2 टाइप के व्यू होते हैं। एक होता है डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू में मुझे ये दिखाता है कि सारा जो भी डेटा इस टेबल में है, स्टूडेंट फी टेबल में है, वो मेरे सामने आ जाएगा। इसके बाद है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे सामने ये डिजाइन व्यू आ गया। डिजाइन व्यू में बस मुझे फील्ड दिखेगा, कौन सा है, रोल नंबर एक फील्ड है, और मुझे दिखाएगा कि उसका क्या डेटा टाइप है। ऐसे ही नेम फील्ड है, उसका क्या डेटा टाइप। तो डिजाइन व्यू में मुझे डेटा नहीं दिखता है, मुझे बस फील्ड्स दिखते हैं और उनका क्या डेटा टाइप है वो दिखता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है। आप फॉर एग्जाम्पल इस पर अगर मैं क्लिक कर सकता हूँ और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज क्रिएट। क्रिएट में आप टेबल बना सकते हो, आप क्वेरीज लिख सकते हो, बना सकते हो, फॉर्म्स बना सकते हो, या फिर आप रिपोर्ट्स बना सकते हो। तो क्रिएट ऑप्शन में जाके आप ये 4 कंपोनेंट्स बना सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डेटा। अगर आपको एक्सेल फाइल से या किसी टेक्स्ट फाइल से या एक्सएमएल फाइल से या डेटा लाना होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होगा, तो आप यहां से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अब एलिमेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या होता है कि हर एक कॉलम का जो नाम होता है उसको हम फील्ड नेम कहते हैं। फील्ड टाइप, अब किस टाइप का डेटा है उस फील्ड में, उस कॉलम में, उसको हम डेटा टाइप या फील्ड टाइप कहते हैं। अब डेटा टाइप डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक टेक्स्ट हो सकता है, मेमो हो सकता है। अब अगर मैंने किसी फील्ड का डेटा टाइप टेक्स्ट रखा है, मैं बस उसमें टेक्स्ट डाल सकता हूँ, या फिर अगर मैंने उसमें नंबर रखा, मैं बस उसमें नंबर डाल सकता हूँ, मैं कोई टेक्स्ट उसमें नहीं डाल सकता। ऐसे अगर मैं डेट डालता हूँ तो मैं सिर्फ डेट्स डाल सकता हूँ उसमें। तो ये फील्ड नेम और फील्ड टाइप होता है। इसके बाद फील्ड लेंथ है। अब हर एक टाइप ऑफ डेटा की एक लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सेलेक्ट किया फील्ड टाइप टेक्स्ट, तो मैक्सिमम मैं 255 तक के कैरेक्टर्स उसमें डाल सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं डाल सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक टेबल बनाई, उस टेबल में मैंने एक फील्ड रखा जिसका नाम मैंने नेम रखा। अब मैं डिफरेंट लोगों के नाम उसमें इंसर्ट करूंगा, लेकिन मैं किसी इंसान का नाम अगर 255 कैरेक्टर्स से ज्यादा होगा वो मैं उसमें इंसर्ट नहीं कर सकता। इसके बाद है प्राइमरी की। प्राइमरी की हम उस वाले फील्ड को कहते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है रिकॉर्ड्स को। इसका यह मतलब है कि प्राइमरी की जो होती है उसमें वैल्यू यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर है, रोल नंबर फील्ड प्राइमरी की हो सकती है क्योंकि 2 स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की में आपको याद रखना है सारे वैल्यूज जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। नेक्स्ट इज वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि जब भी डेटाबेस में मैं डेटा डालूं, एक फील्ड है इनकम, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी अपनी इनकम को 1000 से नीचे नहीं लिख सकता। तो ये एक रूल है। तो जब भी डेटा उसमें डाला जाएगा
तो ये वैलिडेशन रूल चेक करेगा उसको। नेक्स्ट इज एमएस एक्सेस व्यू। एमएस एक्सेस व्यू में आपको ऑलरेडी मैंने बताया दो टाइप के यूज होते हैं, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में आपको सारा डेटा दिखता है, डिजाइन व्यू में आपको डेटा नहीं दिखता है, उसमें आपको बस फील्ड्स दिखते हैं और उनके टाइप्स दिखते हैं। उसके बाद फिल्टरिंग डेटा है, आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाहता हूँ कि बस वो मेरे सामने आ जाए जिनकी बैलेंस ग्रेटर देन 500 है, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे सामने 1 और रोल नंबर 3 आ गए, क्योंकि बस इन दो की बैलेंस 500 से ज्यादा है। इसके बाद रिलेशनशिप्स है। रिलेशनशिप क्या होती है कि डिफरेंट टेबल्स जो मेरी डेटाबेस में होते हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप होती है। एट्रीब्यूट्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फील्ड्स जो होते हैं उनको मैं एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब डिफरेंट शॉर्टकट कीज है, यहाँ पे आपको याद रखना है Ctrl+N से डेटाबेस, न्यू डेटाबेस बनती है। Ctrl+O से न्यू एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन होती है। Alt+N से डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनता है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब है आप नया टेबल बना सकते हो, आप नई क्वेरी बना सकते हो, आप नया फॉर्म बना सकते हो, या फिर आप नई रिपोर्ट बना सकते हो। ऐसे ही Alt+O, इससे आप नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओपन कर सकते हो। इसके बाद Ctrl+S, इससे डेटाबेस ऑब्जेक्ट सेव होता है, मतलब क्वेरी सेव होगी, टेबल सेव होगा, तो ये ऑब्जेक्ट सेव हो सकते हैं। Ctrl+P, इससे सेलेक्टेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, मतलब टेबल प्रिंट होगी, क्वेरी प्रिंट होगी, रिपोर्ट प्रिंट होगी। Ctrl+C+X भी, ये सारी चीजें सेम है जैसे कि वर्ड, पावरपॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स में थी। इसके बाद वर्किंग विद टेबल्स। अब हम टेबल के अंदर आ गए। अब टेबल में अगर मुझे नया रिकॉर्ड डालना होगा, मतलब मुझे एक नई रो इंसर्ट करनी होगी, उसके लिए Ctrl++ साइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे नया एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मैं Ctrl++ दबाता हूँ, तो आप देख सकते हो नया रिकॉर्ड यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे डिलीट करना होगा इस वाले रिकॉर्ड को, तो Ctrl+- दबाऊंगा, तो Ctrl+- से डिलीट होता है रिकॉर्ड या फिर रो, और Ctrl++ से इंसर्ट होता है नया रो। इसके बाद Ctrl+सेमीकोलन है, इससे आप डेट इंसर्ट कर सकते हो। ये सेम जैसा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में था वैसा ही है। Ctrl+Shift+सेमीकोलन, इससे करंट टाइम आप इंसर्ट कर सकते हो, ये भी सेम था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक Ctrl+अप एरो। अगर आप टेबल में Ctrl+अप एरो दबाओगे तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड या फिर फर्स्ट रो में पहुंच जाते हो। Ctrl+डाउन एरो, इससे आप लास्ट रिकॉर्ड या रो में पहुंच जाओगे। डाउन एरो, इससे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड में पहुंचोगे, और अप एरो, इससे आप प्रीवियस रिकॉर्ड में पहुंचोगे। तो जो यहाँ पे येलो में दिख रही है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज है। F1, इससे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प ओपन होता है। ये यूनिवर्सल है, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप F1 दबाओगे, चाहे आप वर्ड में दबाओ, एक्सेस में दबाओ या फिर एक्सेल में दबाओ, वहां पे हेल्प मेन्यू खुल जाएगा। इसके बाद F2 है, ये रीनेम के लिए होता है, F5 रिफ्रेश के लिए, और F7 स्पेलिंग चेक के लिए। ये चारों सेम है और ये हर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हो। इसके बाद Ctrl+Shift+A है। अगर आप ये दबाते हो तो इससे क्या होता है कि टेबल के अंदर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। Ctrl+Shift+Z, इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको याद कैसे रहेंगे, ए से स्टार्ट होगा तो असेंडिंग, Z से नीचे तो वो डिसेंडिंग हो जाएगी। इसके बाद Alt+D है। Alt+D से आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट का डिजाइन व्यू ओपन कर सकते हो। डिजाइन व्यू ऑलरेडी मैंने बताया, जहां पे आपको बस फील्ड्स दिखते हैं, आपको डेटा नहीं दिखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है, ये एक ईमेल क्लाइंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे आप ईमेल्स ओपन कर सकते हो। जैसे आपके पास जीमेल है, जीमेल भी एक ईमेल क्लाइंट है, वैसे ही सेम आप इसमें भी ईमेल्स ओपन अपनी अपनी देख सकते हो। इसके अलावा ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर भी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर मतलब आप अपने रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हो। पहले जब इसको बनाया गया था तो ये एक ईमेल क्लाइंट था, लेकिन बाद में इसमें कुछ और फंक्शंस ऐड की गई, लाइक कैलेंडरिंग, मतलब आप इसमें कैलेंडर ऑप्शन होता है, कैलेंडर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर टास्क मैनेजिंग, अगर आप डिफरेंट टास्क, आपके पास बहुत सारी टास्क है, उनको मैनेज करने के लिए रिमाइंडर्स सेट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें, या कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, जर्नल लॉगिंग करना चाहते हो, या वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपको याद रखना है एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है और एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है। अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के तौर पे भी यूज हो सकती है, मतलब आप इसको अपनी जगह यूज कर सकते हो, बस आप इसको देख सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इसको मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। मतलब इस पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल अपलोड कर दिया, तो वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल जो है वो सब देख सकते हैं, या फिर एक मेल बॉक्स इसमें ऐड किया तो सारे वो ईमेल्स देख सकते हैं, सारे एम्प्लॉयज वो ईमेल देख सकते हैं, या कैलेंडर मैंने ऐड किया और कैलेंडर में मैं जो मैनेजर
फीचर है वो कैलेंडर में क्या करता है, वो हर एक दिन में क्या क्या काम करना है वो उस कैलेंडर में वो ऐड कर देता है, तो वो उस कैलेंडर को सब देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अब इसको विंडोज़ के जो मोबाइल डिवाइसेस आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, उनमें भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आप स्मार्टफोन्स पे ही अपने ईमेल्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक डॉट कॉम, ये इसका फ्री वेब मेल वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है, इसका आप आउटलुक डॉट कॉम पर भी सेम वही सब चीज़ें कर सकते हो। तो इसकी वेब मेल वर्जन आउटलुक डॉट कॉम डोमेन नेम से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इसको जब रिलीज़ किया गया था तो इसका नाम हॉटमेल था। आपने शायद किसी के पास, आप में से होगी हॉटमेल की ईमेल, तो जैसे आपके पास जीमेल की आजकल होती है, पहले हॉटमेल होता था, तो हॉटमेल का नाम फिर बाद में इन्होंने आउटलुक डॉट कॉम कर दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए आउटलुक पहले क्या था, आउटलुक पहले हॉटमेल डॉट कॉम ही था, बाद में इसको इन्होंने आउटलुक कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। विद दिस वी हैव फिनिश्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।